Good morning friends and my dear students. Welcome back to my dear chemistry class. ये 12th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है और 12th क्लास की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का है। बच्चों हमको केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे, जो इसकी लास्ट वीडियो आपके पास पहुंची होगी। उसमें आप लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डिटेल स्टडी पढ़ी होगी। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी है आपके कोर्स में, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल स्टडी फर्स्ट ऑर्डर की आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल सभी पॉइंट ऑफ व्यू से 100 में 95% चांसेस ये होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कोई न्यूमेरिकल आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बात की जा सकती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात की जा सकती है। सो सभी तरीके से सभी मायनों में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, रिएक्टेंट कई हो सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है। अगर हम सिंपली जानना चाहें, मान लीजिए एक सब्सटेंस ए है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मींस माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया गया। जानबूझकर मैंने इसको लिखा कि देखना चाहता था कि आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में जहां एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये सब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हम ये वैल्यू लिखेंगे, माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन ये बताती है कि एज टाइम प्रोसीड्स, एज रिएक्शन प्रोसीड्स, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। कितनी सारी चीजें यहां पे आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ। आपने पढ़ा है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी इसके प्रोपोर्शनल हो गया। और अगर इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर क्या लिख देते हैं कि इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, ये हो गया रेट R इक्वल टू दिस मच, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इक्वल टू दिस। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक सिंपल सा रेट एक्सप्रेशन लिख दिया गया। तो बेसिकली ये तो हमने एक आपको इंट्रो दिया है, थोड़ी सी 2 लाइन इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों ये है इसकी डेफिनेशन सिंपल सी। द रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ one concentration term, by the change of one concentration term only, are known as first order reaction. अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड बाय द जीरो कंसंट्रेशन टर्म, मींस द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट्स। हम सेकंड ऑर्डर की बात अगर करेंगे आगे चल के, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड बाय द टू कंसंट्रेशन टर्म्स TW2। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन में क्या हो जाएगी? द रिएक्शंस इन व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ 3 कंसंट्रेशन टर्म्स आर नोन एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मींस इसी में आप टर्म चेंज करते जाइए और अलग अलग डेफिनेशन आप बनाते जाएंगे। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के केवल एक बात घात पर निर्भर करती है, या अभिकारकों की केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है।
इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं और जनरल रिएक्शन को लेकर के इसको समझाते हैं। कंसीडर a reaction E converting into product। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि अगर सिंपली लिखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ E, E की अभिक्रिया की दर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ E, rate of disappearance of A equal to minus D concentration of A upon dt, and it is proportional to active mass of or rate R equal to minus D concentration of A upon dt is proportional to active mass। ये एक रेट एक्सप्रेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाँ, इस पे आप वेलोसिटी कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं और R इक्वल टू माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं और इस इक्वेशन फर्स्ट में जो K है, K इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। आप जीरो ऑर्डर में लिखते हो तो आप कहते हो K इज द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप सेकंड ऑर्डर में इसी K को लिखोगे तो आप लिखोगे K इज द रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिलहाल यहाँ पर इस्तेमाल क्या है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सिंपल इसका रेट एक्सप्रेशन है। दिस इज द रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। इक्वेशन फर्स्ट इसको आप रेट लॉ कहते हैं। आपको पता है रेट एक्सप्रेशन अलग चीज होती है और रेट लॉ अलग चीज होती है। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग पता करें कि रिएक्टेंट्स में से कितने पार्ट्स ऐसे हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एट ए टाइम जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज होता है और जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित होता है। यहाँ पर चूंकि पहले कह दिया गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगी, यानी पावर 1 लगा हुआ है, तो दिस इज सिंपली द रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों, अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे। आप लोगों ने जीरो ऑर्डर में भी पढ़ा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट तो हर चीज होती है, आपको कहीं से लेना है तो उसका आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, K इक्वल टू एक्स बाई टी। तो ऐसे यहाँ पर पूरा डेरिवेशन आपको याद रखना है। तो आपका जो अगला टॉपिक इसमें होने वाला है दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही इजी है ये। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया होगा तो बहुत ही इजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैनुअली 1 बाय 1 हर स्टेप को यहाँ पे हम आपके सामने डिस्प्ले करेंगे जिसका आप समझने में बहुत आसानी हो। सबसे पहले कंसीडर ए रिएक्शन। कंसीडर ए रिएक्शन, एक सब्सटेंस ए है, it is converting into products। सपोज कर लेते हैं कि इनिशियली यानी स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस समय इसकी कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर है
और t समय पश्चात, t कोई भी समय हो सकता है, t समय के बाद इसके x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो t समय के बाद यानी t इक्वल टू 0 पर इसके a मोल है, इसके 0 मोल होंगे, और t समय के बाद ये x मोल बन जाएगा और यहाँ पर a माइनस एक्स हो जाएगा। इसी को आपके रिएक्शन के नीचे आपको लिखना है। दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स एट t इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये a मोल है और ये 0 है प्रेजेंट। कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, हम इसको मानते हैं कि t समय के बाद एक x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहां बचा a माइनस एक्स, ये हो गया x मोल पर। अब अगर हमें इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज R इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स। हम टाइम t की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम t की बात चल रही है, टाइम t पर जो कंसंट्रेशन है वो a माइनस एक्स है। तो r इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू t समय बाद जो कंसंट्रेशन बची है रिएक्टेंट की वो है a माइनस एक्स। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, और dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू a minus x, and this is the equation 1. This is the rate expression. इस इक्वेशन को हमको इंटीग्रेट करना है, तो सिमिलर टर्म्स को हम एक साथ कर लेते हैं। सिमिलर टर्म्स को एक साथ करने का मतलब ये हुआ x रिटर्न को x के साथ कर लेते हैं और dt को एक साथ कर लेते हैं, और dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt। ये जो इक्वेशन हमको मिला, अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी integrating ab equation v, क्या मिलता है हमको उसको देखते हैं। और इसके लिए हम आगे यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके जस्ट बाद सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो इंटीग्रेट अगर हमने कर दिया तो ये हो गया dx अपॉन a माइनस एक्स की dt, और आपको पता होगा 1 अपॉन x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो log x होता है, और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है -1 है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स। बच्चों ये बेस e पर रहेगा, बेस जब भी हम वैल्यू निकालते हैं बेस e पर मिलता है, और बाद में हम इसको बेस 10 पे कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2.303 से मल्टीप्लाई करें। तो log a माइनस एक्स, ये जो माइनस लगा हुआ है बच्चों, ये माइनस एक्स का कोफिशिएंट, अगर यहाँ -2 होता तो यहाँ -2 आ जाता, तो x का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ माइनस लगा देगा, इक्वल टू k dt का हो गया t प्लस c, where c is the integration constant. This is integration constant. इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट से एक दूसरी इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर दिए,
इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रखते हुए एक हमको इक्वेशन मिली जो कि इक्वेशन सेकंड कहेगी। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अगर हम c की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमको एक प्रॉपर इक्वेशन मिल जाती है। तो इसके लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने जीरो ऑर्डर में भी इस चीज को देखा है, सेकंड ऑर्डर में भी यही देखेंगे। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब समय शून्य रहा होगा, समय शून्य रहा होगा मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, उस समय x की वैल्यू जीरो रहेगी ऑब्वियसली, एंड टाइम इज जीरो, x इज जीरो, ओनली द इनिशियल अमाउंट, टोटल इनिशियल अमाउंट a इज प्रेजेंट। तो अगर इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू जीरो करते हैं तो a माइनस एक्स की जगह पर a रखते हैं, a माइनस एक्स की जगह पर सीधे a हो जाता है। इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, हम c की वैल्यू निकालते हैं। तो at t equal to 0, x equal to 0, therefore x a minus x equal to a. I think this would be very much clear to you. At t equal to 0, x equal to 0. At t equal to t की जो वैल्यू है तो x की, at t equal to 0, x equal to 0 and a minus x will be equal to a. And substituting these values in equation second, putting these values in equation second, we have, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई को अभी कायम है, a माइनस एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं हम, a माइनस लॉग a इक्वल टू k इंटू जीरो, t की जगह पर जीरो हो गया, प्लस c, देयरफॉर c इक्वल टू माइनस लॉग a बेस e, क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो गई, हमें c की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन सेकंड में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट थी इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम इस c की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखते हैं और हमको एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड इक्वेशन मिल जाती है। सो इसको यहां से हटा रहा हूं मैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमको क्या मिलता है ये हम लोग यहां देखेंगे। दिस इज माइनस लॉग a माइनस एक्स बेस e इक्वल टू kt, और c की जगह पर हम रखेंगे माइनस लॉग e, माइनस लॉग a। सिमिलर टर्म्स वन साइड कर लेते हैं और kt इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स, दोनों में बेस e है, इक्वल टू लॉग a अपान a माइनस एक्स बेस e, and this is equation third। हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन के लगभग रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। लगभग रिजल्ट इसलिए कह रहा हूं कि अभी बेस ई पर है, अगर हम इनको बेस 10 पे कन्वर्ट कर दें, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो लॉग टेबल हम लोग को बेस 10 पे प्रोवाइड कराई जाती है, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। सो और k इक्वल टू 1 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स बेस e, इक्वेशन फोर्थ।
और फाइनली अब हम लोग बेस ई हटाकर बेस 10 ला रहे हैं, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a minus x base 10. This is equation 5th, and this is the integrated equation for first order equation. ये बच्चों ऐसा इक्वेशन है जो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस 10 पर लिखा गया है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, दिस इज द इंटीग्रेटेड rate equation for first order reaction, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जो हमारी हेडिंग थी। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें कौन सी बला कौन सी है उसको आप समझिए। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ए इनिशियल कंसंट्रेशन, द इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। ए माइनस एक्स, the initial left, the amount left after time t, the time taken for reaction, जितना भी रिएक्शन हुआ उसमें कितना समय लगा। x, the amount of reactant which is converting into product। x क्या है, रिएक्टेंट का वो पार्ट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और a माइनस x क्या है, t समय के बाद रिएक्टेंट का वो अमाउंट जो बचा हुआ है। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। इस इक्वेशन को कई फॉर्म्स में मैं कन्वर्ट कर देता हूं, खासकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। कभी कभी कुछ रिएक्शंस कंसंट्रेशन के टर्म में ही दे दी जाती हैं कि 5 सेकंड पे इतना कंसंट्रेशन था, 10 सेकंड पे इतना हो गया, तो कैसे निकालेंगे। उस सारी चीजों के लिए इसके अलग अलग हम आपको फॉर्म्स बता देंगे। वी हैव टू study the different forms of integrated equation for first order reaction। एक फॉर्म जो मेन है वो तो आपके सामने है, इसके 2-3 फॉर्म और देख लेते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको आसानी हो जाता है। पहला फॉर्म देखते हैं, ये काफी फेमस रिएक्शन है। लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन of reactant equal to इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग A मानी हुई है अब तक, जो यहाँ रखी हुई है A इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी A, इसकी जगह पे हम मान ले रहे हैं C0, C फॉर कंसंट्रेशन, 0 मतलब टाइम 0 हो गई, एंड द कंसंट्रेशन of reactant at time t। t समय के बाद जो कंसंट्रेशन है वो a माइनस एक्स है, यानी ये हो गई a माइनस एक्स इक्वल टू, मान लीजिए है ct, t फॉर टाइम t। तो कंसंट्रेशन एट 0 टाइम, कंसंट्रेशन एट टाइम t, सिंपली। और आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन एट टाइम 0, ये हमारे एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू a है, और कंसंट्रेशन एट टाइम x टाइम t, ये हमारे एक्सप्रेशन में वैल्यू a माइनस x है। अब हमको यहाँ पर रिप्लेस करना है a और a माइनस t है। देयरफॉर इक्वेशन, हम इक्वेशन थर्ड को लेते हैं। इक्वेशन थर्ड टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन थर्ड देखिए, इक्वेशन थर्ड कौन से फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा kt इक्वल टू लॉग a की जगह हो गया C0 और a माइनस एक्स जगह हो गया ct बेस e। इस इक्वेशन में एक मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करते हैं। हम देखिए kt को क्या लिख सकते हैं, प्योर मैथमेटिक्स है और लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और लॉग e की पावर
KT बेस E। ये जो कुछ भी बच्चों लिखा हुआ है दिस वन, ये वास्तव में KT ही लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा KT log E बेस 1। log E बेस E की वैल्यू 1 होती है, और ऐसे में KT इंटू log E बेस E अगर आएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू रह जाएगी KT। तो यहाँ पर KT लिखी हुई थी, इस KT को हमने log E के फॉर्म में लिखा है इससे टैली करने के लिए। तो ये हमारा एक मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट का सेंस यहाँ पर बच्चों ये है कि इस वैल्यू और इस वैल्यू में मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं है, एंड दिस इज इक्वल टू log C0 अपॉन CT बेस E। अब देखिए log this one बेस E, log this one बेस E, इससे हम क्या लिख सकते हैं, और e की पावर KT इक्वल टू C0 बाई CT। देखिए कितनी बढ़िया इक्वेशन निकल आएगी यहाँ से। इसका मैथमेटिकल अरेंजमेंट करते हुए एक बढ़िया इक्वेशन आपको मिली कि e की पावर KT इक्वल टू C0 बाई CT। इसको ध्यान रखिए बच्चों, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं इस पेज पर। अभी भी मैं इस इक्वेशन को नहीं हटा रहा हूं क्योंकि ये मेन इक्वेशन है। इसको हम थोड़ा सा पलट देते हैं, CT को ऊपर लाते हैं, C0 को नीचे लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, और e की पावर माइनस KT इक्वल टू CT अपॉन C। ध्यान से देखिएगा, C0 अपॉन CT था तो e की पावर KT था, हमने CT अपॉन C0 कर दिया, e की पावर माइनस KT कर दिया, और CT इक्वल टू C0 इंटू e की पावर माइनस KT। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें C0 रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, CT T समय पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, T समझ ही रहे हैं, K रेट कांस्टेंट है, तो एक नया ये C लिखा है, ये स्मॉल e लिखा हुआ है, तो एक नया फॉर्म इक्वेशन का मिल गया। तो ये एक फॉर्म जो मेन फॉर्म था इंटीग्रेटेड का, इक्वेशन 5th हो गई। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म आया इक्वेशन 6। अब एक और नए फॉर्म पे आते हैं, इसका सेकंड फॉर्म ले लेते हैं हम लोग, और ऐसे में एक नया एजम्पशन करते हैं। सपोज करते हैं कि T1 टाइम पर रिएक्टेंट के X1 मोल डिकम्पोज हुए और T2 टाइम पर रिएक्टेंट के X2 मोल डिकम्पोज हुए। इफ X1 and X2 moles are of reactant are decomposed at time T1 and T2 respectively. Then equation 5 takes the form. अगर T1 टाइम पर रिएक्टेंट के X1 मोल और T2 टाइम पर रिएक्टेंट के X2 मोल डिकम्पोज होते हैं तो इक्वेशन 5th किस फॉर्म में आ जाएगी वो आप देखिए। K इक्वल टू 2.303 अपॉन T की जगह हो गया T2 माइनस T1 log
बेस 10 पर है ये, और a की जगह पर हो गया a माइनस x1 और a माइनस x की जगह पर हो गया a माइनस x2, और दिस इज नोन एज इक्वेशन 7। It is again a form of integrated equation for first order reaction। एक दूसरा रूप है ये, अलग अलग टाइमिंग पर अगर डिकम्पोजिशन मोल्स अलग अलग दिया गया है तो एक सेकेंड फॉर्म हो गया। तो इक्वेशन 5th हो गया, इक्वेशन 6th हो गया, इक्वेशन 7th हो गया। सिंपली अगर ये कह दिया जाए कि इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है और फाइनल कंसंट्रेशन C2 है, तो इसका बहुत सिंपल फॉर्म आ जाएगा। तो हम लोग इसको थर्ड फॉर्म पर भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ। थर्ड बच्चों, ये 3 इक्वेशन मिली। ये फर्स्ट इक्वेशन जो 5th वाली थी, और ये आपकी 6th इक्वेशन थी। आपकी इसमें इक्वेशन 5th है, इक्वेशन 6th है, इक्वेशन 7th है। एक फॉर्म और की बात चल रही थी, वो इक्वेशन 8th हो जाएगी, उसको भी आप लोग देख लीजिए। इफ C1 and C2 are the concentration of reactants at time T1 and T2 respectively, then equation 5th takes the form and this equation will be equal to K equal to 2.303, T की जगह हो जाएगा T2 माइनस T1 log A की जगह हो गया C1 और A माइनस X की जगह हो गया C2। दिस इज द अनदर फॉर्म। इस अनदर फॉर्म को हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। दिस इज 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log is 10 C1 log C2 इक्वेशन नंबर 8। तो बच्चों, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये सारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। जिस इक्वेशन 5th 6th 7 8 हमने इसको इकट्ठा एट ए ग्लांस लिख दिया है कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं दिक्कत ना हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सारी रिएक्शन कहीं एक ही जगह लिखिएगा, न्यूमेरिकल देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इनमें कौन सी इक्वेशन हमको यूज करनी है। एक और बड़ी मजेदार बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप लोगों ने क्योंकि केमिस्ट्री में तो अब रेडियोएक्टिविटी चैप्टर रहा नहीं, फिजिक्स में है। फिजिक्स में अगर पढ़ा होगा तो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे कि जनरली ऑल रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट आता है, और डीके कांस्टेंट को भी हम लोग स्मॉल के से लिखते हैं, और डीके कांस्टेंट का जो फार्मूला मिलता है वो यही मिलता है। और ये फार्मूला, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जनरली ऑल द डीके प्रोसेसेस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक स्पेशल पॉइंट। जनरली ऑल द रेडियोएक्टिव डीके processes are of first order। तो बच्चों, ये आप याद रखेंगे
जनरली लगा दिया है क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। केमिस्ट्री में हर रूल का एक्सेप्शन है। दैट्स व्हाई केमिस्ट्री इज नोन एज एक्सेप्शनोमेट्री। अपवादों का पूरा इतिहास है केमिस्ट्री में। और बच्चों, अगर आपको किसी भी अच्छे कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई करना है तो बहुत मजेदार बात यह है कि केमिस्ट्री में जितने भी रूल्स हैं उनके एक्सेप्शंस को निकाल कर एक अलग डायरी में रख लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्सेप्शंस पर ही आते हैं, इसे कहते हैं अपवाद। वो एक्सेप्शंस होते हैं। जनरली वर्ड जब लगाया जाता है इसका मतलब कि इसका एक्सेप्शन हो सकता है। ऑल द रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेसेस, रेडियोएक्टिव डीके यानी रेडियो एक्टिव विघटन की जो क्रियाएं होती हैं दैट आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे आप याद रखेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड हमने जीरो ऑर्डर में निकाला था। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पूरी स्टडी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हाफ लाइफ पीरियड का क्वेश्चन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आ रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होता है, यानी अर्धायु क्या होती है? हाफ लाइफ वो पीरियड होता है जिसमें कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और आधा बच जाता है। हाफ लाइफ पीरियड इज दैट टाइम पीरियड इन विच एनी रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग विघटित हो जाना और आधा बच जाना। मतलब कोई सब्सटेंस है 10 ग्राम है और 10 मिनट में वो 5 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और 5 ग्राम बच गया, तो उस सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ 10 मिनट हो जाएगी। और आपको पता है हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, चूंकि हमने जीरो ऑर्डर में इसको एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों हम यहाँ पर जो आपका मेन इंटीग्रेटेड इक्वेशन 5th है इसी पर फोकस करते हुए हाफ लाइफ का काम आपको दिखाएंगे। तो और सारी इक्वेशन को फिलहाल हम यहाँ से डिलीट मारते हैं और याद रखिए हमें ये इक्वेशन हर हाल में याद रखना है, इसी से स्टार्ट करना है। तो अभी हम नंबर हटा लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the integrated rate equation is given as, और यह है k equal to 2.303 upon t log a upon a minus x base 10। दिस वाज द इक्वेशन। यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। इफ अब कंडीशन अप्लाई करेंगे बच्चों, t इक्वल टू टी हाफ। यहां पर t क्या है? रिएक्टेंट के x मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में लगा हुआ समय, और जब t हो गया t हाफ, इसका मतलब रिएक्टेंट का आधा पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और आधा पार्ट। तो t इक्वल टू टी हाफ x इक्वल टू a/2। x क्या होगा? इनिशियल अमाउंट का हाफ एंड a माइनस एक्स इक्वल टू a/2। जो बना वो भी इनिशियल अमाउंट का आधा और जो बच गया वो भी इनिशियल अमाउंट का आधा। इन्हीं वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग these values in equation first, we get k equal to 2.303, t की जगह पर हो गया t हाफ इंटू लॉग a अपान a माइनस एक्स की प्लेस पर हो गया a/2 इक्वल टू 2.303 t हाफ log 2 बेस 10। बच्चों a और a कट गया, log 2 आ गया, और log 2 की वैल्यू आपको पता है 2.303 अपॉन t हाफ। log 2 की वैल्यू हो गई 0.3
3010 and this comes out to be 0.693 upon T। तो फाइनली जो हमको मिला वो मिला K इक्वल टू 0.693 अपॉन T और T half equal to 0.693 upon K। इसे इक्वेशन सेकंड आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, रेडियोएक्टिव क्रियाओं के लिए ये डीके कांस्टेंट हो जाएगा और 0.693 एक कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हमने टी हाफ का व्यंजक निकाला, एक्सप्रेशन निकाला, तो इसमें कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन ए का टर्म नहीं। इट मींस दैट द टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ is independent of the initial concentration of the reactant। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायु काल का जो मान है वो पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यही आपको प्रूव करना है, जो इसके से प्रूव होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन इक्वेशन सेकंड the concentration term A is absent। इक्वेशन सेकंड में कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, यह है इक्वेशन सेकंड is absent। therefore for first order reaction the half life is independent of the initial concentration of the reactant। For first order reaction the half life is independent of the initial concentration of the reactant। और यही क्वेश्चन भी है कि prove that for first order reaction the half life is independent of the initial concentration of the reaction। हिंदी में होगा तो यही लिखा होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए सिद्ध कीजिए कि अर्धायु काल का मान पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, और वो यहां पर दिखाई पड़ता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0। ए क्या है? कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन की 0 पावर पर निर्भर करती है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब हो गया टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया इसमें हाफ लाइफ पीरियड का, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। लेकिन जब हाफ लाइफ पीरियड की आप बात करते हैं तो आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। मींस यू मस्ट हैव रिमेंबर दिस इक्वेशन। इसको करने के लिए इक्वेशन आपको आनी ही आनी चाहिए। ये इसका सेकंड पार्ट था। बच्चों अब हम लोग इसके फाइनल सेगमेंट की तरफ आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट और इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग उसी को देखेंगे। एग्जांपल्स यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर
के यानी रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट अगर आपको लिखनी है, देखिए अभी हम लोगों ने टी हाफ की वैल्यू निकाली थी के के फॉर्म में। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ एक टाइम को ही बताता है, अगर वो टाइम सेकंड में है तो सेकंड में आ जाएगा। तो इस तरह, और ऊपर की यूनिट कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू टाइम इनवर्स। और इससे आपको मिल जाएगा सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, कुछ भी। टाइम इनवर्स आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सबसे छोटी यूनिट के की इसी की प्लेस में होती है, और ज्यादातर यूज होने वाली यूनिट क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन सेकंड्स में ही होती हैं, तो पर सेकंड है सेकंड इनवर्स यूनिट ऑफ के हो जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स पढ़ लें तो इसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बच्चों ये कुछ 6 एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखी हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेचर में बहुत पाई जाती है। बहुत सिंपल, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, सल्फ्यूरिक क्लोराइड। This is the acidic hydrolysis of ethyl acetate and this is the hydrolysis of cane sugar। अगर इन सब के लिए हम लोग रेट लॉ लिखना चाहें तो ये हो गया R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एक मालिक्यूल। इसके लिए रेट लॉ हो जाएगा R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2। थर्ड के लिए रेट लॉ R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। इसके लिए रेट लॉ R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2। बच्चों ये जो अंतिम 2 एग्जांपल लिखा हुआ है इसकी बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया इसके बारे में कि ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है लेकिन ऑर्डर 1 होता है, क्योंकि इसमें कोई एक सब्सटेंस, बेसिकली जो एक सब्सटेंस है वाटर ही होता है, जो बहुत अधिक अमाउंट में होता है, और बहुत अधिक अमाउंट में होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, इसलिए इस H2O के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है। तो ऑर्डर रिएक्शन केवल इन दोनों के रिस्पेक्ट में लेते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी इन दोनों रिएक्शन की 2 है लेकिन ऑर्डर इन दोनों रिएक्शन की 1 है, और इसको हम नाम दिया था स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आभासीय एकाणुक अभिक्रिया है। इसके लिए भी अगर रेट लिखना है तो R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 और H2O की पावर 0 आप लिख सकते हैं क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, और दिस इज R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 0 लिख सकते हैं। ये सबके लिए रेट एक्सप्रेशन है। तो दीज आर सम स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इनमें से सबसे ज्यादा स्पेशल ये दोनों एग्जांपल हैं क्योंकि दिखने में इनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो प्राय कंफ्यूजन होता है कि ऑर्डर क्या होगा। ये स्पेशल एग्जांपल्स हैं क्योंकि स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में आपको अच्छे से पढ़ाया भी गया है तो ये गलती आपसे नहीं होगी। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है और उसकी वजह थी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा, इसके लिए रेट लॉ पढ़ा, देन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला, उसके भी 3-4 अलग अलग फॉर्म्स निकाले, देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकाली, हाफ लाइफ पीरियड निकाल कर प्रूव किया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड की जो वैल्यू होती है वो रिएक्टिंग सब्सटेंस के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट के की यूनिट निकाली जो पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर या पर डे या पर ईयर कुछ भी हो सकता है, यानी टाइम यूनिट्स निकाला, और आफ्टर ऑल सबसे अंत में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ खास एग्जांपल्स आपके सामने पेश किए गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट बाद आएगी
उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही पूछे जाते हैं। तो इसको बढ़िया से मन लगाकर पढ़ लीजिए और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की तैयारी करते रहिए। अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे। टिल देन स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।